नमस्कार दोस्तों, इंफ्राजोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम एफडीआई क्यों आता है। दोस्तों, एफडीआई किसी भी क्षेत्र को विकसित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। चाइना, ताइवान और सिंगापुर इसके जीते जागते सबूत हैं। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जहाँ पर टियर 1 सिटीज, टियर 2 सिटीज और बड़ा रियल एस्टेट मार्केट है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़ा लैंड मास है जो की अवेलेबल है, प्लस मैन पावर है। फिर भी ये एफडीआई अट्रैक्ट करने में क्यों इतना पीछे है। दोस्तों, माना जाता है कि जहाँ पर अच्छी सड़कें हो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे ओपन हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे की लेंथ 165 किलोमीटर है और ये 2012 में शुरू हुआ। ये करीब 10 साल से ऑपरेशनल है, लेकिन फिर भी मथुरा, आगरा और जेवर को इतना फायदा नहीं हो सका। गवर्नमेंट की एफडीआई फैक्ट शीट देखेंगे, जहां अप्रैल 2000 से दिसंबर 2012 तक का आंकड़ा है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो सर्विस सेक्टर करीब 19% उस टाइम टोटल एफडीआई में योगदान दे रही थी, और सेकंड नंबर पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर था, और करीब यहाँ पर टाउनशिप, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब शामिल किया गया था। ये करीब टोटल एफडीआई का 10% के आसपास था। तीसरे नंबर पर टेली कम्युनिकेशन था, जो कि करीब 6.72% योगदान दे रहा था। चौथे नंबर पर कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, जो कि करीब 6.19% योगदान देता था। और पांचवें नंबर पर ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल, जो कि 5.21%। और छठे नंबर पर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जो कि 4.66%। सातवें नंबर पर पावर, जो कि 4.17%। आठवें नंबर पर ऑटोमोबाइल था। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सेक्टर्स को देख लिया। सबसे पहले हम यूपी की इकोनॉमी को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 23% योगदान एग्रीकल्चर का है, 27% इंडस्ट्रीज का है और 50% से ज्यादा सर्विस सेक्टर का है। बीएसपी गवर्नमेंट के समय में क्या यहाँ पर परिवर्तन आए। दोस्तों, फैक्ट शीट के अंदर जो आंकड़े पहले दिए जाते थे उसमें आरबीआई का जो रीजनल ऑफिस था उस हिसाब से क्षेत्रों का एफडीआई दिया जाता था। जैसे कि महाराष्ट्र, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव का पूरा जो एफडीआई है वो मुंबई के अंदर दिखाया जाता था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो एफडीआई आता था वो कानपुर में दिखाया जाता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश का एफडीआई नहीं दिखाया जाता था। इसमें उत्तर प्रदेश के एनसीआर रीजन का एफडीआई नहीं दिखाया जाता था। एक बात दोस्तों यहाँ पर साफ है, उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर बहुत कम एफडीआई आता है, क्योंकि वहाँ पर ना ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है और ना ही वहाँ पर सर्विस सेक्टर इतना मजबूत है। तो इसलिए दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में कम एफडीआई आता है। इसलिए इसमें ज्यादातर जो एफडीआई कानपुर में दिखा रहा है वो उत्तर प्रदेश का है। पहली फैक्ट शीट को देखते हैं, अप्रैल 2000 से 2007 तक की है। इसमें हम केवल उत्तर प्रदेश को देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को 2000 से दिसंबर 2007 तक केवल 71 करोड़ की एफडीआई आई। वहीं दूसरी फैक्ट शीट देखते हैं जो कि 2000 से दिसंबर 2008 तक की है। यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के एफडीआई में बिल्कुल अंतर नहीं आया है, वही आंकड़े 2018 में भी है। हो सकता है कि यहाँ पर इस समय बिल्कुल भी एफडीआई नहीं आई हो, और ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की ये फैक्ट शीट गलत हो, सही से अपडेट ना किया हो। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2009-2010 227 करोड़ की एफडीआई आई है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है इस टाइम में। वहीं 2010-11 में ये एफडीआई और ग्रो हुई है और ये 514 करोड़ पहुंच गई है। फाइनेंशियल ईयर 2011-12 में अप्रैल से दिसंबर तक करीब 9 महीनों में 600 करोड़ की एफडीआई आई है। एक अच्छी ग्रोथ हम देख सकते हैं इस टाइमलाइन में। हालांकि अन्य राज्यों की अपेक्षा जो कि ऊपर हैं उस हिसाब से तो ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखिए जिस प्रकार पहले इसमें एफडीआई आती थी उसमें ये काफ़ी उछाल देखा जा रहा था इस टाइमलाइन में, और ये ऊपर ही जा रहा था। मुझे दोस्तों यहाँ पर कोई आंकड़े नहीं मिले कि क्या ऐसी चीज़ें हो रही थी या फिर कौन ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे थे जिससे इस टाइमलाइन में एफडीआई बढ़ रही थी। 2012 से एसपी का कार्यकाल शुरू होता है। 2012 से 2013 तक 167 करोड़ की एफडीआई आई और पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले काफी ज्यादा डाउनफेल दिखा गया, और फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में भी डाउनफेल दिखा गया और करीब 150 करोड़ की एफडीआई इस टाइमलाइन में आई। तो इस तरह से देखें तो मायावती सरकार में जो ग्रोथ या मोमेंटम बना हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2012-13 और फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में बिगड़ गया, और इसके बाद 2014-15 में 679 करोड़ की एफडीआई आई और 2015-16 में 524 करोड़ की एफडीआई आई। तो इन दो फाइनेंशियल ईयर में एक अच्छी ग्रोथ फिर से देखी गई उत्तर प्रदेश के लिहाज से। वही 2016-17 में फिर से ये डाउनफेल देखा गया और केवल 50 करोड़ की एफडीआई आई, और देखा जाए तो ये फाइनेंशियल ईयर सबसे बुरा फाइनेंशियल ईयर रहा। पिछले 8 सालों में सबसे कम एफडीआई आई। तो अगर इन दोनों सरकार का ओवरव्यू देखें तो मायावती सरकार में लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में एफडीआई में काफी अच्छा मोमेंटम मिला। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही कम एफडीआई आती थी, वहां से एफडीआई बढ़ने लगी, लेकिन दोबारा जब सरकार नहीं आई तो एफडीआई करीब 2 फाइनेंशियल ईयर में काफी निचले स्तर पर चली गई। फिर दोबारा इसमें ग्रोथ देखी गई। हालांकि ये ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं थी, उतनी ही ग्रोथ को वो रिपीट कर रही थी, और बाद में फिर इसमें डाउनफेल देखा गया। 2017 से 2018 के अंदर क्या परिवर्तन हुए। तो 2017-18 में जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 576 करोड़ की एफडीआई आई, जो कि एक माना जा रहा था कि नई सरकार के बाद एक अच्छी एफडीआई थी उत्तर प्रदेश के लिहाज से। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में
ये आंकड़ा 234 करोड़ पर आ गया। फाइनेंशियल ईयर 2019 के अक्टूबर से जो नए आंकड़े आने लगे उसमें उत्तर प्रदेश का जो संपूर्ण क्षेत्र है जिसमें एनसीआर का भी पार्ट है, उन सबका एफडीआई अब उत्तर प्रदेश में आने लगा। न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि जितने भी राज्य हैं उनकी जो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन है सारा एफडीआई उनके क्षेत्र का दिखाया जाने लगा। तो यहाँ से दोस्तों नए आंकड़े शुरू होते हैं और इससे हमें पता लगता है कि फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 तक करीब 1738 करोड़ की एफडीआई उत्तर प्रदेश के अंदर आई। वहीं 2020 से 2021 तक 2365 करोड़ की एफडीआई उत्तर प्रदेश के अंदर आई। दोस्तों अभी 2021-22 के आंकड़े आए नहीं हैं, तो दोस्तों ये पूरे आंकड़े उत्तर प्रदेश के थे। 2019 से 2020 तक जो नए आंकड़े आए हैं उससे हम उत्तर प्रदेश में एनसीआर रीजन और रेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश को कंपेयर कर सकते हैं कि कहां पर कितनी एफडीआई आई है एस्टिमेशन लगा के। तो दोस्तों अप्रैल 2019 से जून 2019 तक करीब उत्तर प्रदेश ने 27 करोड़ की एफडीआई अट्रैक्ट की 3 महीनों के अंदर। वहीं अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक का आंकड़ा देखें जो कि पूरे उत्तर प्रदेश का है, तो यहाँ पर दोस्तों करीब 1738 करोड़ की एफडीआई उत्तर प्रदेश ने अट्रैक्ट की। जहां रेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश बहुत ही कम एफडीआई अट्रैक्ट कर रहा था, वहां एनसीआर को जोड़ने के बाद ये आंकड़ा 1738 पहुंच गया। तो इसका ये मतलब है कि रेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में इस टाइमलाइन में 200 से 400 करोड़ की एफडीआई आई होगी, रेस्ट ऑफ एनसीआर में गई होगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें उत्तराखंड का भी एफडीआई था, उसको देखें तो उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और अगर मैं आपको आंकड़े भी दिखा दूं तो ये 27 महीनों का जो आंकड़ा है इसमें उत्तराखंड के अंदर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट आई है। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट हमें काटने की जरूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से रेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में 300 से 400 करोड़ का एफडीआई हर फाइनेंशियल ईयर में आ जाता था। तो यहाँ पर दोस्तों अगर कंपैरिजन करा जाए रेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश का 400 करोड़, टोटल उत्तर प्रदेश के 1738 करोड़ को रेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के 400 से माइनस करें तो यहाँ पर आंकड़ा आता है 1338 करोड़। तो करीब दोस्तों एनसीआर में 1338 करोड़ का एफडीआई इस टाइमलाइन में आया। और अगर इस एस्टिमेशन का टोटल उत्तर प्रदेश में कंपैरिजन किया जाए तो करीब 77% एफडीआई उत्तर प्रदेश का एनसीआर रीजन में आता है, बाकी 23% रेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में आता है। और यहाँ पर दोस्तों जब मैं रेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ तो ये खासकर लखनऊ और कानपुर से है, क्योंकि बाकी जो मेन इंडस्ट्रीज हैं वो इन्हीं 2 शहरों के अंदर हैं जहाँ पर मल्टीनेशनल फर्म निवेश करते हैं। वैसे दोस्तों एफडीआई के आंकड़े बहुत ही तेज़ी से बदलते हैं, हर फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री देखी और उसको पढ़ा, इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इस हिसाब से ये आंकड़े बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हैं। इसके अलावा हरियाणा का भी आंकड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इसके पास भी एनसीआर का काफ़ी सारा क्षेत्र है। यहाँ पर दोस्तों चंडीगढ़ के अंदर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अंदर आया एफडीआई दिखाया जाता था। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में यहाँ पर 39 करोड़ की एफडीआई आई, 2017-18 में 2018-19 में 4374 करोड़ की। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में अप्रैल से सितंबर तक 2102 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। तो यहाँ पर दोस्तों काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट आया था, लेकिन उसके बाद नए आंकड़े आने लग गए। अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019 के इस आंकड़ों में सारा इन्वेस्टमेंट राज्य के हिसाब से दिखाया जाने लगा। इन 3 महीनों के अंदर पंजाब के अंदर 324 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, चंडीगढ़ के अंदर 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, और इसके अलावा जो एनसीआर रीजन है जो कि पहले दिल्ली में इन्वेस्टमेंट दिखाया जाता था उसका अब हरियाणा में दिखाया जाने लगा। तो यहाँ पर दोस्तों इससे हम ये देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है पंजाब और चंडीगढ़ के मुकाबले। इससे एक और एस्टिमेशन लगाया जा सकता है कि हरियाणा की टोटल एफडीआई इनफ्लो में 90 to 95% योगदान अकेले एनसीआर रीजन का है। इससे हम एक और कंपैरिजन कर सकते हैं। अप्रैल 2020 से दिसंबर 2021 तक हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में 7500 करोड़ की एफडीआई आई, तो वहीं उत्तर प्रदेश के एनसीआर रीजन में करीब 2000 करोड़ की एफडीआई आई। यानी कि हरियाणा के एनसीआर में 3 गुना से भी ज्यादा एफडीआई आई है यूपी के एनसीआर के मुकाबले। तो इन आंकड़ों से उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री में कितनी एफडीआई आती रही है और कितनी आ रही है, इन सभी को मैंने आपको आसान शब्दों में समझाया है। दोस्तों मैंने 2000 से 2021 तक के आंकड़े को कैलकुलेट किया है और यहाँ पर मुझे ये पता लगा कि उत्तर प्रदेश में एनसीआर होने के बावजूद राजस्थान और वेस्ट बंगाल के अंदर लगभग इसके बराबर या इससे ज्यादा की एफडीआई आई है। तो यहाँ पर दोस्तों एनसीआर का उतना फायदा अभी नहीं हो पाया है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में जितना कि होना चाहिए था, और ये इन आंकड़ों से साफ हो जाता है। किसी अन्य वीडियो में हम हरियाणा के एनसीआर रीजन और उत्तर प्रदेश के एनसीआर रीजन का अच्छे से कंपैरिजन करेंगे। खैर इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उसको अब विस्तार से देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जिन भी सेक्टर की बात की थी शुरुआत में एफडीआई के क्षेत्र में, वो सेक्टर आज भी डोमिनेट करते हैं, लेकिन आज के समय में ट्रेडिंग और ऑटोमोबाइल में काफी सुधार हुआ है। ट्रेडिंग 4थे नंबर पे आ गया है और ऑटोमोबाइल भी 5वें स्थान पे आ गया है, पहले ये और नीचे थे। तो ये अच्छी बात है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का परसेंटेज बढ़ रहा है। चलिए अब हम उत्तर प्रदेश के 2020-21 के
उत्तर प्रदेश के 2020-21 के ग्रोस वैल्यू एडिशन को देखते हैं, इसमें सभी सेक्टर में कितना योगदान है इन सभी को हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्राइमरी सेक्टर है उसका योगदान 27% से ज्यादा है, वहीं सेकेंडरी सेक्टर उसका योगदान 23.63% है। इसके अलावा जो टर्टियरी सेक्टर है इसमें सर्विसेज हैं उसका योगदान 48.91% है। सर्विस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर ट्रेड, रिपेयर, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सारी चीजें शामिल है और इनका टोटल योगदान 8% के अराउंड है। वहीं ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज इनका योगदान 6.04% के अराउंड है। फाइनेंशियल सर्विस का योगदान 3.59% है। इसके अलावा रियल स्टेट का योगदान 15.93% है। तो यानी दोस्तों रियल स्टेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के अंदर, इन आंकड़ों से हमें पता लग जाता है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस का 8.92% योगदान है। इससे हम ये भी जान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का आईटी में योगदान अभी भी बहुत कम है, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग में काफी पीछे है और यहाँ पर इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। यहाँ पर सर्विस तो बहुत ज्यादा है क्योंकि इसकी डिमांड है, पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण सर्विस सेक्टर की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन आईटी और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा निवेश आकर्षित करने की जरूरत है क्योंकि इससे भी रोजगार के नए अवसर भारी मात्रा में उत्पन्न होंगे। जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा कि यहाँ पर रियल एस्टेट का योगदान 15% है, तो इसका ये मतलब है कि हम नोएडा के अंदर जो इतनी बिल्डिंग्स वगैरह देखते हैं या फिर उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में देखते हैं वो ज्यादातर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है, जिससे शहर तो हमें लगता है कि ग्रो हो रहा है लेकिन वहाँ पर उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है जहाँ आना चाहिए, जॉब्स उस हिसाब से नहीं है, जिस कारण वहाँ पर आप अच्छे रेसिडेंशियल हाउसेस तो खरीद सकते हैं लेकिन आपको वहाँ पर पर्याप्त जॉब नहीं मिल पाएगी। और सिर्फ बिल्डिंग बनने से ही शहर विकसित नहीं होता है, वहाँ पर और भी चीजों की जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर एफडीआई ना आने के जो महत्वपूर्ण कारण है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट पॉलिसी, मैन पावर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट पॉलिसी, मैन पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि वो क्या है। तो दोस्तों नोएडा और लखनऊ ये जो क्षेत्र है करीब बहुत बड़ा लैंडमास है इस एरिया में, ये बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है और ये बड़ी सिटीज हैं। इसके अलावा आज के समय में यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी काफी अच्छा है पहले के मुकाबले, स्टेट प्रमोशन भी कर रही है अपना, स्टेट की पॉलिसीज भी काफी इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं, पहले के मुकाबले तो काफी परिवर्तन आया है और बिजली भी लगभग इंडस्ट्रीज को अच्छे से मिल पा रही है। लेकिन फिर क्या कारण है कि यहाँ पर निवेश नहीं बढ़ रहा? तो इसको जानने के लिए हमें पिछले इतिहास को देखना होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर क्षेत्रीय दलों का शासन रहा है और क्षेत्रीय दलों के शासन में उत्तर प्रदेश कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इससे बहुत ज्यादा बदनाम रहा है और लॉ एंड ऑर्डर भी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही बुरा रहा है और इस कारण दोस्तों बहुत ही बुरी इमेज उत्तर प्रदेश की बनकर आई है। मीडिया की बात करें तो मीडिया ने इसको काफी अच्छे से प्रमोट किया है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को। इसके अलावा इससे पूरे उत्तर प्रदेश को नुकसान हुआ है और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने यहाँ पर एक्सप्रेसवेज को अच्छे से प्रमोट नहीं किया है जितना कि वो कर सकती थी। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा कारण मैं लॉ एंड ऑर्डर को मानूंगा। इसके अलावा उससे संबंधित मैं आपको कुछ स्टोरीज भी समझा देता हूँ जो कि एक महत्वपूर्ण कारण है डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज के इन्वेस्टमेंट यहाँ ना आने से। जहाँ एडोबी के सीईओ नरेश चंद्र गुप्ता, इनके बेटे को किडनैप कर लिया गया था और करीब 50 लाख की डिमांड की गई थी। तो कितनी शर्म की बात है कि यूएस बेस्ड एक मल्टीनेशनल कंपनी उसके सीईओ के बेटे को किडनैप कर लिया गया है और इसके बाद उत्तर प्रदेश की बहुत ही बुरी इमेज उस समय आई थी और इस कारण एनसीआर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है जहां पर एक प्राइवेट एनर्जी फर्म के सीईओ को 2013 के अंदर किडनैप कर लिया गया था। वो क्रिमिनल्स नोएडा के ही थे लेकिन वो मेरठ में पकड़े गए थे। वहीं एक और यूएस बेस्ड कंपनी के सीईओ को इन्होंने किडनैप कर लिया था। तो दोस्तों ये बड़ी बड़ी कंपनियों के आंकड़े हैं। ऐसी बहुत सारी डोमेस्टिक और छोटी कंपनीज हैं जिनके लोगों को किडनैप किया गया होगा। अब तक नहीं सुलझी है। कारोबारी संजीव गुप्ता के अपहरण के 100 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन पुलिस को अब तक कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लगी है। उल्टे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने और जांच आगे बढ़ाने के बाद किडनैपर्स ने संजीव गुप्ता के ही मोबाइल से उनकी पत्नी को धमकी भरा मैसेज भेजा है। गाजियाबाद पुलिस ने 2 करोड़ की किडनैपिंग का सनसनीखेज मामले को सुलझाने में अहम कामयाबी पाई। पुलिस ने 3 दिन पहले किडनैप किए गए एक फैक्ट्री मालिक को रिहा करा लिया। आज पुलिस इस मामले में कुछ और अहम जानकारी। उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के बाद और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की तमाम सख्तियों के बाद भी गुंडों और बदमाशों के हौसले बेखौफ हैं। ताजा मामला गाजियाबाद से सामने आया जहां कुछ गुंडों ने दिन दहाड़े एक कारोबारी का अपहरण कर लिया है। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात 6 बदमाश बिजनेसमैन रामबली के घर पहुंचे और उनकी तीनों बेटियों को अगवा कर लिया। दोस्तों इससे बहुत ही बुरी छवि उभर कर आई और इसका कारण है जब कोई फॉरेन कंपनीज किसी क्षेत्र में निवेश करती है तो वो अच्छे से एनालिसिस करती है, उसकी हिस्ट्री को देखती है और जब यहाँ पर ऐसे आर्टिकल्स उत्तर प्रदेश के बारे में छपे रहेंगे और ये वास्तविकता भी थी तो ये जाहिर सी बात है कि एफडीआई जो है यहाँ से डाइवर्ट होगा और इसी का ये कारण है कि इन रीजन में इतना कम निवेश आया है और ये कोई छोटा कारण नहीं है। इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। डोमेस्टिक कंपनीज ने भी इस कारण कम निवेश किया है यहाँ पर।
लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ दे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज भी एक बड़ा मुद्दा था। अगर रेसिडेंशियल एरियाज में बिजली जाती है तो उतनी दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल एरियाज में बिजली जाती है तो बुरी बात थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर काफी कम प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए गए, या कहे तो बहुत ही कम मेगा प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए गए जहाँ पर निवेश की संभावनाएं थी। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि कम प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित किए गए या फिर उन पर काम हुआ। तो मेरे हिसाब से दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और बुरी इमेज एक महत्वपूर्ण कारण बनी। हालांकि अब गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने पर काफी विचार कर रही है और पॉलिसीज में काफी चेंजेस आए हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश को बढ़ा सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। उसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो गुरुग्राम के अंदर आने वाले एफडीआई को डाइवर्ट करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा फिल्म सिटी है, काउंटर मैग्नेट सिटी है खासकर कानपुर और लखनऊ की। इसके अलावा लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे नेटवर्क है और उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर है। आज के समय में एफडीआई भले ही कम आ रही है, अगर डोमेस्टिक कंपनीज यहाँ पर निवेश करना शुरू कर दें तो ये काफी अच्छा होगा। तो उत्तर प्रदेश में एफडीआई अपने आप आने लगेगा और हम 2024 तक उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर सारी चीजें ठीक ठीक रही तो 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में एफडीआई ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। और इसका कारण ये सभी प्रोजेक्ट्स होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें अभी उपलब्ध हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।